नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डर होना चाहिए, क्योंकि डर अगर होता है तो हम सजग होते हैं अपने सामने होने वाली गतिविधि, हर एक उस आगे बढ़ने वाले तत्व या जीव की मूवमेंट को लेकर के, और यही डर हमें महफूज रखता है, हमारी जिंदगी को हमसे जोड़ता है। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर डर हो जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे या तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है, या डर का राजनीतिकरण करके वो खबरों में रहना चाहता है, अपने आप को, अपनी जो उसका फैलाव है, जो उसकी प्रसिद्धि है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। नसीरुद्दीन शाह की चर्चा जब भी होती है तो ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे टिप्पणीकार हैं, फिल्मकार हैं, अभिनेता हैं, प्रस्तुतकर्ता हैं। मेरा ये मानना है कि नसीरुद्दीन शाह का जो डर है वो राजनीति के ताने बाने में कहीं न कहीं मिल गया है, क्योंकि उनको डर बहुत लगता है। और ये डर, उनके डर से एक कौम डर जाता है, एक देश भी डरने लगता है। और कभी कभी तो उनके डर से इस देश के हर एक नागरिक को सोचना पड़ता है कि वास्तव में हो क्या रहा है जिससे ये डर लग रहा है। और इस डर के कारण हर व्यक्ति को डर लगने लगता है। राष्ट्र की धारा में इस तरह के डर को पैदा करने वाले लोग, उनकी मनः स्थिति, ये सब चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह का जो डर है वास्तव में बहुत ज्यादा डरावना है। कम से कम भारत के एक नागरिक के रूप में मैं ये महसूस करता हूं कि उनका डर से कुछ ज्यादा बड़ा डर है। और ये डर सचमुच में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है हर उस व्यक्ति के लिए जो वास्तव में डर के आगे जिंदगी है ऐसा सोचते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह बयान तो देते रहते हैं, कई ऐसे चैनल्स पर जाकर के अपनी बात भी रखते हैं। उनको पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कभी वो कहते हैं कि यहां पर फिल्में प्रोजेक्टेड बनाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा के तहत सरकार की जो मनः स्थिति है, सरकार की जो सोच है, उसको अगर फिल्मकार आगे नहीं लाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये एक बड़ा डर। कभी उनको लगता है कि मुसलमान होने के नाते फिल्म में या फिल्मकारों के द्वारा या फिल्म इंडस्ट्री में सौतेला व्यवहार हो जाता है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि आज तक उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं हुआ। वो ऐसा नहीं महसूस करते, वो ऐसा महसूस करते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, जितने सेंटेंसेस आपके सामने कह रहा हूं, आप भी सोच रहे हो कि ये कह क्या रहा है। और यही बात नसीरुद्दीन शाह के संदर्भ में फिट बैठती है कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि उनको डर किस बात से लग रहा है। और उनको बहुत डर लग रहा है। डर कुछ इस कदर का कि उस डर से अब यह डर लगने लगा है कि नसीरुद्दीन शाह का डर खत्म कैसे किया जाए। इसकी दवा तो किसी के पास है नहीं। और एक ताजा बयान में तो उन्होंने यह कह दिया कि फिल्म इंडस्ट्री के 3 खान कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको डर है कि उनका सब कुछ लुट जाएगा। बताइए, ये डर, इस डर के मायने क्या हैं? आज हम कुछ विश्लेषकों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मेहताब उस्मानी भी जुड़ रहे हैं। मेहताब उस्मानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शिवसेना के सत्यप्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मिश्रा जी। बहुत डर लग रहा है नसीरुद्दीन शाह को। मिश्रा जी, ये डर, आप लोग इतना क्यों डरा रहे हैं उनको?
हम्म। रखी हो या इन्हें रोक रखा हो, ये सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने की राजनीति है। ये ऐसे लोग देश को बर्बाद करने पे धीरे धीरे ये पाकिस्तानी एजेंडा चलाते हैं कुल मिला के। अच्छा, जी हाँ। मेहताब उस्मानी जी, किसका एजेंडा चलाते हैं नसीरुद्दीन मैं साहब? यही सोच रहा था कि अभी इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तानी एजेंडा चलाते हैं, पाकिस्तानी। अब यही सोच रहा था, लो लास्ट में इन्होंने बोल ही दिया ये बात। लेकिन अभी क्या है, यहाँ जो आजादी थी ना बोलने की, वो खत्म हो चुकी है पिछले कुछ सालों से। कोई भी, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, मुस्लिम एक्टर हो, मुस्लिम लीडर हो, कोई भी हो, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। एग्जाम्पल आप देख चुके हो। अच्छा मेहताब उस्मानी, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप तो बहुत कुछ बोलते हो। सर मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरा दायरा है, मुझे उतना ही बोलना होता है जितना आप लोग पूछते हैं। नहीं मेहताब उस्मानी, ऊपर बोलेगा, मैं तो कहता हूँ कि मेहताब उस्मानी एक युवा है, पत्रकार है, इस्लामिक स्कॉलर है, तमाम उन मीडिया चैनल्स पर, हर प्लेटफॉर्म्स पर वो बैठते हैं और खुल करके बोलते हैं। आप तो कह रहे हैं, देखिए आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान अगर वो इंटेलेक्चुअल है और वो बात कहता है, कड़ी बात होती है, तो उसको जेल हो जाता है। कितने लोगों को जेल हुई आज तक? सर देखिए, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आजम खान है। आजम खान कैसे कैसे मुकदमे हैं आपने देखे हैं, कैसे मुकदमे लगा रखे हैं किताब चोरी का। एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद वो किताब चोरी करके अपनी लाइब्रेरी में रखेगा। उस पे लगाया भूमि अधिग्रहण का। क्या सरकार के अधिकारी जब वो भूमि अधिग्रहण कर रहा था चुप बैठे? उनको जांच करनी नहीं चाहिए थी? मतलब इस तरीके के, मैं खाली उसको नहीं कह रहा। एक आजम खान, हालांकि आजम खान पे भी मैं चर्चा करूंगा मेहताब। एक नहीं सर, सुन लीजिए सर, एक नहीं, अभी 2 लीडरों पे और अभी मनोहर राणा पे उन्होंने कुछ बोला था तालिबान के ऊपर। अच्छा, उन पे भी FIR लॉन्च हुई थी। उसके बाद संभल के MP हैं शफीकुर रहमान बर्क। अच्छा ये बताइए मेहताब उस्मानी, अब चर्चा सिर्फ आपसे होगी। मेहताब उस्मानी, सवाल बड़ा है, अगर शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान जैसे ही काबुल पर आधिपत्य करता है, यहां से वो सलामी देते हैं और आप उनको देशभक्त कहते हैं। आप उनके बयान को गलत बोल सकते हो, लेकिन अच्छा। FIR करने की क्या जरूरत? कल अगर हिंदुस्तान तालिबान के साथ वार्ता करता है तो क्या हम सारे आतंकवादी हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान? कौन कह रहा है शफीकुर रहमान आतंकवादी हैं? हम तो ये कहते हैं कि शफीकुर रहमान की सोच आतंक परस्त है, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। किसी की सोच के ऊपर FIR रजिस्टर कर सकते हैं आप? बयान आया उनका, शफीकुर रहमान बर्क का, मेहताब उस्मानी, शफीकुर रहमान बर्क का बयान है, कोट अनकोट मैं सुनवाऊं? नहीं, मैंने सुनी है, मैंने सुनी है वो रिपोर्ट। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं, बोलने की आजादी देते हैं, तो आप उसके ऊपर FIR लॉन्च क्यों करते हैं? आप ये बताइए। नहीं होना चाहिए का क्या मतलब? FIR नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये देश डरता है शफीकुर रहमान बर्क जैसे सोच वालों से, तो हमारा डर जायज है या नहीं, ये बताइए पहले आप। ये देश तो तालिबान जैसे से भी नहीं डरता, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं उससे नहीं, हम तो डरते हैं। यहाँ डर का माहौल जबरदस्ती फैलाया हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि तालिबान से डरिए मत, वो तो आपके भाई हैं। किन डरने की क्या जरूरत है? हम उनसे क्यों डरे? इतना सक्षम देश है हिंदुस्तान। अगर आपको तालिबान से नहीं डर लगता, अरे हम तो पाकिस्तान से नहीं लगता। अरे भाई, आपको पाकिस्तान से नहीं डर लगता, तालिबान से डर नहीं लगता, किसी से तो नहीं लगता। आप ये बताइए, आप RSS से क्यों डरते हैं? किससे? RSS से? किसने कहा RSS से डरते? आप भी नहीं डरते? तो ये बताइए, क्यों डरेंगे भाई? तो ये बताइए, नसीरुद्दीन शाह को क्यों डर लगता है? अब ये देखिए, नसीरुद्दीन शाह ना तो कोई नेता है, वो फिल्म एक्टर है और देश दुनिया सब जानता है कि वो एक फेमस एक्टर है। अब वो बयान क्यों देते हैं? हाईलाइट होने के लिए देते हैं। किस तरीके से देते हैं? आप ये मानते हैं ना कि इस देश में
देखिए एक्टर है वो, एक्टर का अभी वो हाँ। तो एक फिल्म बनाई उन्होंने मंदिर में पूजा करी, एक फिल्म आई मस्जिद में चले गए, एक फिल्म बनाई चर्च में चले गए, तो उनका मजहब नहीं होता एक्टर का कोई। अच्छा, ये हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नसीरुद्दीन शाह का कोई मजहब नहीं है, ये आप सार्वजनिक कह रहे हैं। और नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मैं एक मुसलमान हूं, इस देश का मुसलमान हूं, मुझे फक्र है। ये तो कहते हैं वो, तो आप तो कह रहे हो कि उनका कोई मजहब ही नहीं है। वो एक्टर का मजहब का क्या होता है बताइए, एक एक्टर का क्या मजहब होता है? क्यों? एक्टर तो उसका काम है, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना तो उसका काम है, लेकिन मजहब तो हो सकता है। अगर एक्टिंग करना उनका काम है तो वो पब्लिक मंच पे बैठ के ये ना कहे मैं एक मुसलमान हूँ, वो सबके लिए एक्टिंग कर रहे हैं, पूरे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। वो पर्टिकुलर बैठ के क्या हमें मैं एक मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान। क्यों आप आईडी प्रूफ दे रहे हैं अपना कि मैं मुसलमान हूँ? आपको नहीं पता आप मुसलमान हो या नहीं हो? आप बार बार मीडिया में आके ये बोल रहे हो कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और आप प्रूफ किसको कर रहे हैं? आपके अंदर से आपको नहीं पता क्या? मेहताब एक सवाल तो है ना, सवाल तो ये बनता है कि उनको 3 खानों के डर की चिंता है। और 3 खान कौन है? इस देश ने पिछले 3 दशक से अधिक समय तक इन 3 खानों को कितना प्यार दिया, कितना मोहब्बत उसने फरमाइश की और कितना मोहब्बत पेश किया, ये भी है सच। लेकिन उन 3 खानों को भी डर लगता है। किसने कहा? आज तक तीनों नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, ये नसीरुद्दीन शाह कह, नसीरुद्दीन शाह के कहने से थोड़ी ना वो मान जाएंगे तीनों खान। आप उनसे पूछो ना कि कम से कम नहीं लगता। मेहताब कम से कम एक इस्लामिक स्कॉलर, युवा इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप मानते हैं ना, आप मानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह अगर ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, डर जैसी कोई चीज नहीं है। मैं उनके बयान को नहीं मानता, इस तरीके का बयान देना गलत है। अरे आपको डर लगता है तो सरकार से मदद मांगो, मुझे डर लगता है यहाँ, बिल्कुल सरकार मदद करेगी। बिल्कुल सही। नहीं लगता है तो भाई देश छोड़ दो, अगर ज्यादा डर लगता है तो। बहुत महत्वपूर्ण बात मेहताब आपने कही, लेकिन मेहताब आपने तो छोड़ दो, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन हमारे पहले शुरुआत जैसे हमने की डिबेट की, तो आपने कहा कि भाई डर इसलिए लगता है क्योंकि जेल में डाल दिया जाता है जी। तो कितने मुसलमानों को कोई राजनीतिक बयान देने पर या कोई सामाजिक मुद्दा हो, कुछ भी हो, उस पर बोलने पर जेल हो गया। एक आप गिनाएंगे, मुनव्वर राणा, जो तालिबान के अस्तित्व और वजूद में आने पर खुशी मनाते हैं, आप उनको कहोगे वो देशभक्त हैं। एक शफीकुर रहमान वर्क, जो अपने वजूद को स्थापित करने के लिए तालिबान को सलामी देते हैं, आप उन्हें देशभक्त कहेंगे। ये कैसा पैराडॉक्स, ये सोच में क्या बदलाव है? एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। हाँ, तीसरा एग्जांपल का जी, उमर खालिद का। उमर खालिद लताड़ लगी है कोर्ट से। उमर खालिद बयान की जो कॉपी तोड़ मरोड़ के दिखाई थी वो गलत थी। वो कॉपी आईटी सेल से मिली थी बीजेपी के, और पुलिस ने सबमिट कर दी वो कोर्ट में। पुलिस से पूछा गया था, ये अभी आप हाल फिलहाल का मतलब उमर खालिद, आपने किस आधार पे उसको उमर खालिद, आपने उमर खालिद का जिक्र किया। उमर खालिद ने कहा, ये नहीं कहा था ये आप कह रहे हैं कि देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नहीं मिली, उसकी ओरिजिनल सीडी नहीं है, उसका ओरिजिनल बयान ही नहीं है वो। पुलिस और उसके बाद कन्हैया ने बोला कि ये तात्कालिक प्रक्रिया है क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा का है। आपने कम से कम उसकी छानबीन करनी थी, उसके प्रूफ करना था कि उसकी ओरिजिनल सीडी है। आपने, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ आईटी सेल से ली और सबमिट कर दी। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास ये सीडी आई कहाँ से? आपने 1.5 साल से एक आदमी को जेल में डाला हुआ है, किस आधार पे? कि इस बयान के आधार पे। तो उमर खालिद जितना भागा क्यों फिरता है? दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं था। हाँ, आप सोचिए। हाँ, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना नहीं है तो क्या है बताइए आप? हाँ, तो मतलब देश तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर हम लेके रहेंगे, और गजवाए हिंद इस देश का सच है। अगर उमर खालिद ये बोलेगा तो वो देशभक्त हो गया। देश का बड़ा नेता एक मंच से खड़ा होकर ये बोलेगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह वगैरह, तो क्या हाल होगा देश का? आप ये बताइए। बड़ा सवाल है। क्यों नहीं होती? मेहताब उस्मानी, इस देश में अगर कोई गद्दार है और वो गद्दारी करता है तो एक सामान्य व्यक्ति के तहत अगर कह दिया जाता है कि ऐसे आदमी को तो गोली मार देना चाहिए, क्यों तो उसमें गलत,
आप देश का कानून हो, आप देश का कोर्ट हो, कानून की आड़ लेकर के मेहताब उस्मानी कोई बचता रहे तो ये अधिकार किसने देता है आपको? ये कानून में अधिकार है उसको सजा देने का, कानून है उसके लिए बना हुआ, कानून उसको सजा देने के लिए कानून है। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, हम आप नहीं बोल सकते। तो क्या है कि जो मन में आएगा वो बोलते रहेंगे आप? यही बोल रहे हैं ना, वो जो मन में आना है वही बोल रहा है, वो जो भी जिसके मन में आता है। एक तरफ मेहताब उस्मानी, एक तरफ आप ये कहते हैं कि वो तो एक्टर है, उसका काम एक्टिंग करना है, वो धर्म की बात क्यों करता है? और दूसरी तरफ वो नेता नहीं है, लेकिन नेताओं को इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइए ना, ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं? मेहताब उस्मानी, आप कानून की बात करते हैं, बिल्कुल। कौन सा कानून कहता है कि किसी सामान्य सड़क को आप साल भर से ज्यादा घेर करके बैठो, वो भी गलत मुद्दे पर? कौन सा कानून कहता है? कौन सा कानून ये कहता है कि आप बिना मर्जी किसी पे कानून थोप दो? किसने कानून थोपा? जिस कानून पर आप पर थोपा ही नहीं गया। 3 तलाक का कानून आपने बनाया बिना किसी की मर्जी से, अपने कैसे? क्या मुस्लिम महिलाओं ने देखिए, मेहताब उस्मानी महिला थी गिनी चुनी, जो मेहताब उस्मानी आपसे पूछकर क्या मुस्लिम महिलाओं के भाग्य का निर्धारण करेगा ये देश? क्योंकि ये देश है वो भाई, मुस्लिम महिला है तो मुसलमानों से पूछ के ही कानून बनाओगे, अपनी मर्जी से आप इस देश के नागरिक हैं या मुसलमान हैं? ये बताइए पहले। अगर आप दोनों हैं तो इस देश का लोकतंत्र कहता है कि आपको पहले लोकतांत्रिक तरीके से चलना होगा, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। लोकतंत्र में ये भी है कि आप जबरदस्ती किसी पे कोई कानून नहीं थोप सकते। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र का बेजा इस्तेमाल है। तो ये कई लाख किसान क्यों बैठे हैं 1 साल से धरने पे? कितने लाख किसान बैठे हैं? क्यों? आपको लगता है 13 दौर की बातचीत हुई इस देश ने? 4 आदमी कानून बनाते हैं, 20 लाख किसने बना दिया? 13 दौर की वार्ता होती है और आज भी वार्ता के लिए सारी तैयारी है, आज भी बातचीत की जा रही है। किससे? मेहताब उस्मानी, आप किसानों के नाम पर अपनी राजनीति मत सेट करिए। आप ये बताइए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। नसीरुद्दीन शाह को डर बेजा लगता है या नसीरुद्दीन शाह नौटंकी करते हैं? ये बताइए अब आप। देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है या नहीं लगता है जी, अगर उनको ज्यादा डर लग रहा है इस देश में, हाँ, तो आप देश छोड़ के किसी और देश में चले जाए। मेहताब उस्मानी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। उनको जान का खतरा है किसी का है तो वो सरकार से मदद मांग ले जी। अगर सरकार मदद नहीं देती है तब वो कह सकते हैं कि मुझे डर लगता है, मेरी कोई मदद नहीं हुई, तब हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मेहताब भाई, आपने तो बहुत अच्छी बात कही, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। अगर आप इस डर के लिए सहयोग मांगते हैं, आप कहते हैं, बाकायदा आप प्रार्थना पत्र देते हैं कि भाई उनको बैठे बैठे ही डर लगता है, तो हो सकता है आपको डॉक्टरी इलाज दी जाए कि भाई आपको हर तीसरे दिन आपको डर लग जाता है, हर तीसरे दिन बैठे बैठे भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, अभी उनको डर लग रहा था। अब वही देखिए, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, उनको एक डर लगा कि इस देश में कहीं नाजीवाद और फांसीवाद जैसा होता था उस काल में, वही इस देश में हो रहा है। तो ये भी डर तो उनका है कि इस देश में नाजीवाद और फांसीवाद। और बड़ा सवाल है, इस देश की 130 करोड़ से अधिक की आवाम किसी को सरकार के रूप में चुनती है, किसी पार्टी को, और आपके हिसाब से वो नाजीवाद और फांसीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो आप टिप्पणी 130 करोड़ लोगों पे करते हैं या किसी नेता पर? मेहताब उस्मानी, सवाल बड़ा है। जी जी, देखिए, अगर वो टिप्पणी सरकार पे करते हैं तो जवाब भी सरकार को देना चाहिए। ओके, आपको डर किस बात का? हाँ, सरकार को पूछना चाहिए कि भाई आपको डर किस बात का है, आप हमें खुल के बताइए। हाँ, फिर वो अपना कारण बताएंगे कि मुझे इस चीज से डर है या इस चीज से डर है। देखिए, हाल फिलहाल का जो माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा कि कोई अभी इलेक्शनों का दौर चलेगा, आने वाला दौर है, अभी गुजरा है बंगाल में। हर जगह पे सिर्फ एक ही राजनीति हो रही है, वो है धर्म की। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इस वक्त, और कुछ नहीं हो रहा। आपको भी पता है बंगाल में देखिए क्या हाल हुआ है, अब यूपी में स्टार्ट हो चुका है होना। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा 1 मिनट, बस यही सवाल।
मिश्रा जी, आप मुझसे जुड़े हुए हैं? मिश्रा जी, आपने इतनी देर की डिबेट सुनी और इन्होंने कहा बंगाल में जो कुछ हुआ आपने देखा। हमने तो देखा कि बंगाल चुनाव के बाद हिंदुओं के मकान जलाए गए हैं। मेहताब उस्मानी सर, मिश्रा जी, अब आप जवाब दीजिए। जी, और कुछ बोलेंगे आप? सिर्फ शोषण हुआ है बस? पता ही नहीं हाँ, उनका, जब बोलिए। होगा तभी तो होगा ना। कुछ नहीं हुआ, ऐसी छोटी मोटी घटना होती है। देखिए मिश्रा जी, अगर आपके पास तर्क हैं तो मेहताब के सवालों का जवाब दीजिए, अन्यथा आप डिबेट में मत रहिए। या तो जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपका पक्ष दे करके नहीं बोल सकता। एक पत्रकार के तौर पर बंगाल में जो कुछ भी हुआ मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से बता सकता हूं, लेकिन तब मैं पार्टी बन जाऊंगा। मैं पार्टी नहीं बनना चाहता, मैं एक पत्रकार हूं। जी, आपको शायद याद ही ना हो घटनाएं, इतनी घटनाएं हुई हैं बंगाल में कि एक गिनाइए सर, प्लीज एक गिनवा दीजिए, एक गिनवा दीजिए घटना। हाँ, कोई घटना है देखिए। नहीं, मैं गूगल, आप बैठे हैं तो आप अपना पक्ष रखें ना। गूगल में खोल के देख लूंगा। गूगल में फेक भी होती है, न्यूज में कोई सारे सच थोड़ी होती है गूगल। मैं क्या कह रहा हूँ, बंगाल में लोगों के घर जलाए गए, हिंदू नेता कहाँ, कौन सी जगह पे? जरा एक जगह का नाम बताइए सर। मैं भी तो पूछूं ना, बंगाल में क्यों जलाए गए हैं, कहाँ जलाए गए हैं, किस कारण का? अरे सर, होना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखो जगह का नाम मैं बताता हूँ आपको। जगह का नाम मैं बताता हूँ, दिल्ली दंगे, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, ये मैं बताता हूँ जगह के नाम। जहाँ लाशों का पता ही नहीं चला कितने मरे लोग, सिर्फ 2 बयान की वजह से। जो जिन्होंने दंगा कराया तो वो खुला घूम रहे हैं, बड़े पदों पे बैठे हैं। ये होती है, ये नॉलेज होती है सर। मुद्दा नहीं भटक रहा, मैं आपको बता रहा हूँ दंगे ऐसे होते हैं सर। मेरी बात सुनिए, जिसमें पेज ना हो वो बता दिया गया। आप जो बात कर रहे हैं देश में सुरक्षा की बात है, तो देश में मुसलमान असुरक्षित है, आप बता दीजिए। क्या सुरक्षित है? आपके जब तक हिंदुस्तान में संविधान है, अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन ये संविधान आप बदल दोगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आप जो बोल रहे थे कि आप नसरुद्दीन शाह के पक्ष में है क्या, आप बताइए ना। मैंने तो ये कहा, देखो मैंने अभी ये बोला कि अगर उनको डर लगता है तो सरकार उनसे एक बार पूछ ले किस चीज से डर है। अगर वो खुल के बताएंगे, अगर कोई कारण ऐसा होगा उनके डर का, अभी वो सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे डर लगता है। क्या डर क्या है बताते हैं वो, क्यों बताते हैं सरकार? यही तो पूछ रहा हूँ कि वो मीडिया के ना बता के सरकार से कहें कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है, फिर हम उनका साथ देंगे ना कि तुम्हारा डर क्या है, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो डर भी तो नहीं बता रहे ना, इसलिए उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उनके अंदर कोई डर नहीं है, सिर्फ वो दूसरे पाकिस्तानियों से मिलके और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? अब नसरुद्दीन शाह कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? अब नसरुद्दीन शाह को पाकिस्तान से जोड़ दो। नहीं, तो इस देश में डर किस बात का है उन्हें? तो सर आप मुझे बताइए, जब इस देश में डर किसी बात का नहीं है, तो पिछले 4 महीने से लगातार पूरे न्यूज चैनल पे एक ही न्यूज चल रही है, तालिबान तालिबान। भाई हमें क्या मतलब है तालिबान से? आप बताइए। अब मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने 4 महीने से तालिबान चल रहा है। क्यों न चले? क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि ये तालिबान, सुनते जाइए, अब आप सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। ये तालिबान पाकिस्तान के गुंडे हैं। ये, अगर माफ करिएगा, ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये भाड़े के किराए के टट्टू हैं जो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आने वाले समय में भारत के खिलाफ करेंगे। इसलिए डर है तालिबान से। आप सुनिए सर, और ये सारा खेल इस्लाम के नाम पर करते हैं। हाँ, मैंने बोल दिया। हाँ, बोलिए। बात सही है, वो आतंकवादी है, हम भी मानते हैं जी। खुला कहते हैं, पूरी दुनिया के देश कहते हैं आतंकवादी जी। जब वो पंजशीर पे हमला किया उन्होंने और पाकिस्तान ने अपने वहां विमान लड़ा के भेजे, तो क्या हिंदुस्तान का फर्ज नहीं बनता तो आतंकवादियों का सामना करना, उनको रोकना? बड़े काम की बात तो आप खूब करते हैं, आप काम की बात खूब करते हैं। पंजशीर वैली में
आलोचना की, हमने बैठ के आलोचना की, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पंशीर वैली मतलब यही रोकना था। आप सुनिए, आप उनका किसी क्षेत्र को चने बढ़ाने की झाड़ बुराई को पर कम करना था। सुनिए मेहताब उस्मानी, चने की एक जी। झाड़ होती है ना, जब वो पक जाता है और उस पे चढ़ा के किसी को गिरा दीजिए। भारत की जी। विदेश नीति इस तरह से झाड़ पे चढ़ करके गिरने वाली नहीं है। तो उसमें दूर क्यों कहा भाई भारत सहायता करे उसकी? हाँ, तो अमेरिका कर रहा है। तो वहां से पल्ला झाड़ के निकल गया। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान को चाह रहा था कि ये फंस जाए इन आतंकवादियों के हिंदुस्तान चक्कर में। नहीं फंसा ना। खुद तो अपना वहां से निकल के चला गया और अच्छा, सोच ये रहा था कि बताइए। हिंदुस्तान फंस जाए। हमें जरूरत क्या है आतंकवादियों से लड़ने की? ये बताइए, जिस दिन जरूरत वो हमारे नहीं देश की है, तरफ देखेंगे, हम जरूरत समय उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नहीं, जरूरत इसलिए है कि हमारे देश के सीमा से बिल्कुल लगी हुई जगह में। तो सर आप हिंदुस्तान को इतना कमजोर समझते हो क्या? नहीं समझते, ये कमजोरी के लक्षण नहीं है मेहताब उस्मानी, ये तो लक्षण है हमारी सजगता के। हम सजग हैं क्योंकि ऐसा ही लक्षण, इसी तरीके से जाने दो सोच करके बहुत परेशानियां उठाई है हिंदुस्तान ने। अगर ऐसा वक्त आया ना, तो हिंदुस्तान का 16 करोड़ मुसलमान सबसे पहले तालिबानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार खड़ा होगा। आप उस अरे 2-4 का क्या फर्क पड़ता है सर? 2-4 लोग, देखिए 2-4 लोगों का काम है। हम गुमराह होते नहीं ना, हम बैठे हैं तो गुमराह होने नहीं देते। लेकिन आप गुमराह नहीं है। लेकिन मेहताब उस्मानी आपको उनसे डर नहीं लगता, और आप ये भी कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह को अगर डर अनावश्यक लगता है तो वो डर नहीं, वो दिखावा है, और नसीरुद्दीन शाह को अपनी हद में रहना चाहिए। इसलिए नसीरुद्दीन शाह के बयान को जो हम पत्रकार देखते समझते हैं, क्योंकि उनको हम एक फिल्मकार के अतिरिक्त एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, यह इज्जत दी है इस भारत देश के नागरिकों ने। सर आप एक बार नसीरुद्दीन साहब से ये पूछ लो कि आप जब बार बार मीडिया में आके ये बोलते हैं कि डर लगता है, कि एक बार क्लियर बता दो रिटर्न में कि आपको डर किन किन चीजों से लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी आए ना सामने फिर उनके डर के कि हाँ जी आपको किस चीज से डर लग रहा है, हम भी उसका पक्ष करें। अब हमें यही पता ही नहीं चलता उन्हें डर किस चीज से लगता है। इसका मतलब है कि आपको भी पता नहीं है मेहताब उस्मानी, एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते, कि उनका डर वास्तव में जायज है या नहीं, या किसने लगता है। नहीं, हमें नहीं पता। आपको पता भी नहीं है उनका क्या डर है उनका। जी सर, मौका मिला तो एक बार मैं पूछूंगा जरूर उनसे कि आपको डर किस चीज का लगता है। अगर कोई डर है तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन डर बताइए तो सही, डर है क्या? बहरहाल मेहताब उस्मानी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, और मेहताब उस्मानी आपके तमाम विरोध के संदर्भों को लिए हुए बातों के अतिरिक्त एक बात तो बिल्कुल सोहाने सच है कि वास्तव में अगर नसीरुद्दीन शाह को डर लग रहा है तो किस बात का, ये कम से कम वो बताएं तो। और ये वो नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए मेहताब उस्मानी ऐसे मानते हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपको डर लगता क्यों है। बहुत ही बेहतर सुझाव है मेहताब उस्मानी, और इसी सुझाव के साथ आप एबी स्टार न्यूज के साथ जुड़े, और मिश्रा जी आप एबी स्टार न्यूज के साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट में भाग लिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से नसीरुद्दीन शाह के डर को एक मुस्लिम स्कॉलर और नसीरुद्दीन शाह के बयानों का विरोध करने वाले किस नजरिए से उसे देखते हैं, और सबका नजरिया लगभग एक है कि नसीरुद्दीन शाह बैठे बैठाए बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और वो भी राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, और उस माइलेज में उनका डर बिल्कुल नाजायज है, और अगर जायज है तो उन्हें सरकार को बताना चाहिए। वो बताएंगे या नहीं, या इस तरह से ही बयानबाजी करते रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल नसीर के बयान मीडिया में और लोगों के जुबान पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।